आप सभी लोगों को नमस्ते। जय श्री राम। दवन कैमरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास के बारे में, जिसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके पूरे देश भर में 20 करोड़ के लगभग रजिस्टर्ड मेंबर है, जिसके लोकसभा में बहुमत की सरकार है, जिसके पूरे देश भर में आधे से अधिक राज्यों में सरकार है। तो इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी, जो एक जमाने में 2 सीट हुआ करता था उसका, आज पूरे बहुमत में सरकार केंद्र में उसका है। तो इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास के बारे में जानना तो लाजमी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं, बीजेपी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी थे, लेकिन नेहरू लियाकत समझौते के बाद 19 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और खुद एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ। दोनों ही देश भीषण दंगों से पीड़ित थे, जिसके चलते नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि दोनों ही देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करें। नेहरू के इस नीति के विरोध से श्यामा प्रसाद ने मुखर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, खुद पार्टी बना ली। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था हिंदू कल्चर की रक्षा करना और साथ में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का विरोध करना। कुछ दिनों के बाद 1952 में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ के 3 सांसद जीत गए, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल के और 1 राजस्थान के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी पार्टी को मजबूत कर ही रहे थे कि तो उनका 1953 में निधन हो गया। पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। उसी समय आरएसएस के जाने माने चेहरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ पार्टी का बागडोर संभालने को मिल गया। कुछ दिनों के बाद भारतीय जनसंघ ने गठजोड़ करके 3-4 स्टेट में अपनी सरकार बनाई। समय के साथ साथ पार्टी में नए लीडर भी जुड़ गए, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी था। कुछ दिनों के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिया। इस दौरान इस पार्टी का मुख्य एजेंडा यूसीसी लागू करना, गौ हत्या पर रोक लगाना और जम्मू कश्मीर में 370 को हटाना है। इस पार्टी का मुख्य एजेंडा था। जनसंघ पार्टी देश भर में अपनी पार्टी को मजबूत कर ही रही थी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। आपातकाल का भारतीय जनसंघ ने लोगों ने खुलकर विरोध किया। कांग्रेस ने जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जेल में भी डाला। साल 1974 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी कई पार्टियों से मिलकर बना था। 1977 के जनता पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली और केंद्र में सरकार भी बनी। जनता पार्टी शुरू से ही कई धड़ों से मिलकर बनी थी, लेकिन समय के साथ साथ जनता पार्टी में मतभेद होना चालू हो गया। कुछ दिनों के बाद जनसंघ और जनता पार्टी के गठजोड़ से बना सरकार गिर गया। फिर से कांग्रेस ने अपनी समर्थन से सरकार बना ली। जनसंघ और जनता पार्टी के गठजोड़ टूट जाने के बाद जनसंघ ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी
के पहले अध्यक्ष भी बने। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया, जबकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था और जनसंघ का झंडा भगवा झंडा था। कुछ समय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी खुद हार गए। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पार्टी को एक नई राह मिली। 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने को और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण का प्रस्तावित पारित किया। राम मंदिर बीजेपी का मुख्य एजेंडा में शामिल हो गया और 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला। बीजेपी 2 सीटों से 85 सीटों पर जीत गई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वीपी सिंह के देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। कुछ समय के बीत जाने के बाद 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए। राम मंदिर के लिए बीजेपी घर घर पहुंची। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए हजारों कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने की सरकार ने यात्रा को रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया, लेकिन लाखों कार सेवक अयोध्या के लिए निकल चुके थे। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों को फायरिंग का आदेश दिए दिया, जिसमें हजारों कार सेवकों की जान चली गई। इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया। साल 1991 में बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 1991 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 85 सीट से बढ़कर 120 पर पहुंच गई और 1991 में यूपी के नए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को भी ढा दिया गया, जिसका के कारण पूरे देश में हिंसा हुई। बीजेपी के 4 राज्यों के सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की। यहां से बीजेपी की एक नई युग की शुरुआत हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों का भी चुनाव जीता। 72 साल से 303 सीटों का सफर बहुत ही रोमांचक रहा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही न्यूज अपडेटेड या किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए आपको नमस्ते, जय श्री राम।